Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover study questions of anti-anginal drugs. So let's get started. Which of the following best describes stable angina? Angina that occurs more frequently or with progressively less exercise or stress than before. Angina due to spasm of the coronary arteries. Angina due to increased myocardial demand, which is reproducible and relieved by rest or nitroglycerin. Or angina pain accompanied by increases in serum biomarkers of myocardial necrosis. So the answer is stable angina. So the answer is C. वाई? बिकॉज स्टेबल एंजाइना वो एंजाइना होती है जिसमें बेसिकली क्या होती है कि मायोकार्डियम की जो ऑक्सीजन डिमांड है ना वो ज़्यादा हो जाती है और जो ऑक्सीजन उसको सप्लाई की जा रही होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और ये इजीली ट्रीट हो जाती है, इसके सिम्टम्स इजीली ख़त्म हो सकते हैं रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन से, ठीक है। तो इस एंजाइना को हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। बट अगर हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, जो ए वाला ऑप्शन है एंजाइना दैट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली आर विथ प्रोग्रेसिवली लेस एक्सरसाइज आर स्ट्रेस देन बिफोर, ये जो है वो अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है। क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना अगर पेशेंट रेस्टफुल कंडीशन में भी होता है ना, फिर भी ये एंजाइना जो है ना वो प्रोग्रेसिवली वर्स होती जाती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो स्टेबल एंजाइना का अनस्टेबल एंजाइना का है। देन ऑप्शन बी एंजाइना ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। जब भी आप ये वर्ड देखें ना, स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट वाली आर्टरी है, अगर इसकी स्पाज्म होती है ना तो ये आ जाता है वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। वेसोस्पास्टिक और वेरिएंट एंजाइना, जो कि सेकंड टाइप होता है एंजाइना का, ओके। एंड द लास्ट वन इज एंजाइना पेन अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन सीरम बायोमार्कर्स ऑफ कार्डियल नेक्रोसिस। सीरम के जो बायोमार्कर्स होते हैं जैसे कि ट्रोपोनिन हो गया, ये एंजाइना के जो स्टेबल अनस्टेबल और वेरिएंट टाइप्स हैं उनमें नहीं पाए जाते। ये जो है वो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के साइंस होते हैं बायोमार्कर्स, ठीक है। तो दूसरे 3 टाइप्स में बायोमार्कर्स शो नहीं होते सीरम में। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स second question. Which medication should be prescribed to all angina patients to treat an acute attack? Isosorbide dinitrate, nitroglycerin patch, nitroglycerin sublingual tablet or spray, or ranolazine. So the answer is कि अगर पेशेंट जो है वो उसको अक्यूट अटैक हुआ है, ठीक है, अक्यूट अटैक हुआ है, दैट मीन्स हमें उसको जल्दी से अभी ट्रीट करना है। तो उस केस में हम आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट दे सकते हैं। यस, एक कंडीशन में हम उसको दे सकते हैं, बट रिमेंबर आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट जो है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 5 मिनट्स होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने यहाँ पे होल्ड ऑन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन पेच। नाइट्रोग्लिसरीन पेच का ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 30 मिनट्स है, गॉट इट। देन आता है नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टेबलेट और स्प्रे। अब इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो होता है 1 to 3 मिनट्स, राइट। और देन आता है रेनोलजीन, जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये हम इन द एंड जब सारी एंजाइना की ट्रीटमेंट्स फेल हो जाती हैं उसके बाद ये हम देते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। तो अभी अक्यूट अटैक हुआ है तो उस केस में हम कौन सी क्लास चूज़ करेंगे, कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे? नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टेबलेट और स्प्रे यूज़ करेंगे। अब ये हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आपको पता है अगर आपने आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट दिया तो ऑब्वियसली ये सही है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा होता है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट का, बट ज़्यादातर प्रिफेयर किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टेबलेट या स्प्रे। और ये हम पैच नहीं देंगे क्योंकि इसका जो है ना वो जब तक इसका एक्शन हो तो टाइम जो है ना
थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो बेस्ट आंसर इज़ नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टेबलेट और स्प्रे। ओके, another question is, which of the following instructions is important to communicate to a patient receiving a prescription for the nitroglycerin patch? एक पेशेंट है जिसको आपने जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन का पेच दिया है, ठीक है। अब आप इस पेशेंट को अब क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? नाइट्रोग्लिसरीन पेच आपने पेशेंट को दिया है। नाउ इंस्ट्रक्शंस आप उसको क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन हम ये दे सकते हैं कि अप्लाई द पेज एट द ऑनसेट ऑफ एंजाइना सिम्टम्स फॉर द क्विक रिलीफ। अब ये चीज़ किस तरह से पॉसिबल है? देखिए यहाँ पे क्विक रिलीफ की बात की जा रही है, और क्विक रिलीफ के लिए क्या पेज पॉसिबल हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पेच है, ट्रांसडर्मल डिलीवरी है, ये क्विक रिलीफ के लिए पॉसिबल तो नहीं है। इसके लिए हमें जो है वो सबलिंगुअल की तरफ जाना पड़ता है, राइट। देन आता है रिमूव द, यहाँ आप उसको ये इंस्ट्रक्शन देंगे, रिमूव द ओल्ड पेज आफ्टर 24 आवर्स ऑफ यूज़, देन इमीडिएटली अप्लाई द नेक्स्ट पेज टू प्रिवेंट एनी ब्रेक थ्रू एंजाइना पेन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि देखें, आप उसको क्या कह रहे हैं कि 24 आवर्स ऑफ यूज़, 24 आवर्स पेज को यूज़ करें, देन आप उसको इमीडिएटली नेक्स्ट पेज अप्लाई करें। तो ये चीज़ सही नहीं होती। क्यों नहीं सही होती? क्योंकि जब हम नाइट्रेट्स देते हैं ना, तो नाइट्रेट्स बेसिकली क्या करते हैं, वो टॉलरेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें नाइट्रेट्स, अगर पेशेंट को हम कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए नाइट्रेट्स पे रख रहे हैं एंजाइना के पेशेंट को, तो हम उसको लाजमी कहेंगे कि आफ्टर यूजिंग नाइट्रेट्स 10 to 12 आवर्स या एटलीस्ट 6 आवर्स का जो है आप नाइट्रेट फ्री इंटरवल दें, ताकि जो इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करने के लिए उसके एक्टिव फॉर्म में, वो फिर से वर्किंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नाइट्रेट्स वाले पेशेंट को हम कंटिन्यूसली नाइट्रेट्स नहीं दे सकते, क्योंकि नाइट्रेट्स जो है वो टॉलरेंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है, डू नॉट यूज सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इन अ कॉम्बिनेशन विद द पेच। अब ये ऑप्शन भी इतना ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट या वैलिड नहीं लग रहा हमें, ओके। देन have a nitrate free interval of 10 to 12 hours every day to prevent development of nitrate tolerance। obviously nitrate free interval लें 10 to 12 hours का, ताकि नाइट्रेट का टॉलरेंस प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। अब नाइट्रेट का टॉलरेंस क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो नाइट्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। अब वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, वो फर्दर अपना पूरा एक्शन शो करता है, ठीक है। तो जो इंजाइम्स नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, वो बेसिकली वर्क करना स्टॉप कर देते हैं, और उनकी वर्किंग को अगेन रिवर्सिबल बनाने के लिए उन इंजाइम को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज़ राइट कि आप उस पेशेंट को ये वाली इंस्ट्रक्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अ 64-year-old man was prescribed एटिनोलोल and sublingual nitroglycerin after his recent hospitalization, ठीक है, फॉर अनस्टेबल एंजाइना। एक पेशेंट है जिसको अनस्टेबल एंजाइना है, रिसेंटली उसकी हॉस्पिटलाइजेशन हो चुकी है, अब उसको प्रिस्क्राइब की गई है एटिनोलोल एंड सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। विच ऑफ हिज करंट मेडिकेशन शुड बी डिसकंटिन्यूड। अब इनमें से कौन सी मेडिकेशन यहाँ से हम रिमूव आउट करेंगे? सिल्डेनाफिल, एम्लोडिपिन, मेटफॉर्मिन, लेसिनोप्रिल। अब एक चीज़ अब यहाँ पे गौर करें आप कि जो पेशेंट क्या ले रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है, नाइट्रेट्स ले रहा है, ठीक है। नाइट्रेट्स क्या करते हैं?
नाइट्रेट से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड से बनता है देन CGMP, ठीक है। देन CGMP जो है वो ब्लड वेजल्स को डायलेट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। ब्लड वेजल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, राइट। जो सिल्डेनाफिल है ये क्या है, फास्फोडाइएस्ट्रेस टाइप 5 एंजाइम का इनहिबिटर, ठीक है। अब ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है, अगर इनहिबिटर को हम साइड पे रखें, फ़िलहाल फास्फोडाइएस्ट्रेस 5 एंजाइम का एक्शन देखें, तो ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है कि ये साइक्लिक GMP जो है, साइक्लिक GMP बेसिकली क्या करता है, साइक्लिक GMP जो है ना वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, और जब स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो वेजो डायलेशन होती है, और जब वेजो डायलेशन होती है तो ब्लड प्रेशर वगैरह रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो फास्फोडाइएस्ट्रेस क्या करता है कि साइक्लिक GMP को इनहेबिट कर देता है, ठीक है। जब साइक्लिक GMP को डिग्रेड कर देता है, जब साइक्लिक GMP डिग्रेड हो जाता है, साइक्लिक GMP डिग्रेड होगा तो क्या वेजो डायलेशन होगी, क्या मसल रिलैक्स होंगे, नहीं होंगे। साइक्लिक GMP जब डिग्रेड हो जाएगा फास्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम के थ्रू, तो वेजो डायलेशन या मसल रिलैक्स नहीं होंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ड्रग देते हैं सिल्डेनाफिल क्या करेगी कि जो फास्फोडाइएस्ट्रेस 5 एंजाइम है इसको इनहेबिट कर देगी, ताकि ये एंजाइम जो है CGMP को कुछ भी ना करे। जब ये फास्फोडाइएस्ट्रेस इनहेबिट हो जाएगा तो CGMP की कंसंट्रेशन जो है, CGMP की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, CGMP ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा CGMP प्रोड्यूस होगा उतने ज़्यादा स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो है वो वेजो डायलेशन हो रही है, ठीक है। तो नाइट्रेट्स पेशेंट जो है वो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट्स भी ले रहा है, ऊपर से नाइट्रेट्स क्या करते हैं, वेजो डायलेशन करवाते हैं, और सिल्डेनाफिल क्या करेगा, सिल्डेनाफिल भी वेजो डायलेशन करवाएगा। तो नीचे वाले ऑप्शंस पे जाने से पहले ही हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे सिल्डेनाफिल ही वही ड्रग है जिसको हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, ओके। क्यों डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉन्कोमिटेंट यूज़ हो जाएगा ना, दोनों ड्रग्स एक ही काम शो कर रही हैं, तो एक ड्रग तो लाजमी जो है यहाँ से डिसकंटिन्यू होनी चाहिए। देन आता है एम्लोडिपिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसको हम रख सकते हैं एज एंजाइना पेशेंट के लिए। मेटफॉर्मिन, यहाँ पे मेटफॉर्मिन भी इम्पोर्टेंट है जो कि डायबिटिक ड्रग है, ठीक है। अब डायबिटीज़ वाला पेशेंट है और उसको वो पेशेंट पेशेंट अगर एटिनोलोल ले रहा है, एटिनोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, राइट। अब गौर से सुनिएगा, और ये मेटफॉर्मिन जो है वो एंटी डायबिटिक ड्रग है। अब ये दोनों एंटी डायबिटिक ड्रग्स और बीटा ब्लॉकर्स ये दोनों साथ में नहीं दी जाती। तो ऑप्शन यहाँ पे उलझाने के लिए ये भी दिया गया है। अब हम ये कर सकते हैं कि मेटफॉर्मिन को हटा देते हैं, सिल्डेनाफिल रहने देते हैं, पर नहीं, मेटफॉर्मिन और एटिनोलोल दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ करने से नुकसान होगा, पर जो नुकसान होगा वो इतना ज़्यादा वर्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिल्डेनाफिल जो है ना वो डायरेक्ट इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो कर देगा बिल्कुल ही पेशेंट का। नाइट्रोग्लिसरीन और सिल्डेनाफिल मिलके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा ही लो कर देंगे, ठीक है। तो बट मेटफॉर्मिन भी एटिनोलोल के साथ जब जाएगा तो इसकी भी कंडीशन
सही नहीं है, पर इतनी ज़्यादा वर्स कंडीशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पेशेंट जब मेटफॉर्मिन लेने की वजह से अगर उसको हमने मेटफॉर्मिन और एटिनोलोल को साथ दे दिया तो पेशेंट जो है वो होगा क्या कि पेशेंट मेटफॉर्मिन ठीक है ग्लूकोज को कम कर देगी। अगर ग्लूकोज रिड्यूस हो जाएगा तो अगर नॉर्मली जितना ग्लूकोज हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अगर बिल्कुल ही ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में पेशेंट चला गया तो हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है और जो कि नुकसानदा होता है। तो जो सिम्टम्स हमें शो होते हैं ना, उन सिम्टम्स के थ्रू हमें फिर इससे जो है वो शुगर के लेवल को बढ़ाना होता है, ठीक है, ग्लूकोज देना पड़ता है पेशेंट को। पर एटिनोलोल जो है ना इन सिम्टम्स को ज़ाहिर ही नहीं होने देगा। अगर ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा ना, एटिनोलोल क्योंकि उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कंप्रेस कर देगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा अगर डायबिटीज़ के लिए पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है उसके साथ अगर कोई मसला हो जाए इस ड्रग की वजह से ब्लड शुगर के साथ, तो ये एटिनोलोल जो है वो सिम्टम्स को सप्रेस करेगा और हमें जो है वो पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए ये दोनों साथ में नहीं दी जाती। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो बट ये कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिल्डेनाफिल एंड नाइट्रोग्लिसरीन जो कि वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं, वो वाली कंडीशन ज़्यादा वर्स है, ठीक है। देन आता है लेसिनोप्रिल जो है वो एसी इनहिबिटर है, इसको हम रख सकते हैं क्योंकि ये जो है अगेन लेसिनोप्रिल क्या है, एसी इनहिबिटर है। ये क्या करेगा ये जो है वो आपको पता है एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट कर देता है, जो एंजियोटेंसिन 2 जो कि वेसो कंस्ट्रिक्टर है। देन ये भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा। ये पूरा जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, जो रास सिस्टम हम पूरा पढ़ते हैं उस पूरे रास सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देता है। बट ऑप्शन इज़ ज़्यादा जो वर्थफुल यहाँ पे आंसर आएगा वो ए है। Another question is, which of the following correctly ranks the calcium channel blockers from most active on the myocardium to most peripherally active? अब यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो ड्रग्स नीचे दी गई हैं ना वो सारी जो हैं वो क्या हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। अब इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो ज़्यादा मायोकार्डियम यानी हार्ट पे ज़्यादा एक्टिव है और कौन सी जो है वो पेरीफ्री के जो यानी जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं आउट ऑफ द हार्ट उन पे कौन सी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है वेरापेमल जो है वो ज़्यादातर जो कार्डिक कंडक्टिविटी है उस पर इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। देन आता है डिल्टाइज़म जो कि कार्डिक पे भी इफ़ेक्ट करती है और पेरिफ्री पे भी इफ़ेक्ट करती है। देन आता है नेफिडिपिन का ज़्यादातर एक्शन जो है वो पेरिफ्री में होता है, पेरिफेरल विजल्स में होता है। और वेरापेमल का ज़्यादा एक्शन जो है नेफिडिपिन क्या है, वेजोडाइलेटर, इसका ज़्यादा डोमिनेंट इफ़ेक्ट होता है। और वेरापेमल का ज़्यादा डोमिनेंट इफ़ेक्ट जो है वो कार्डिक कंडक्शन को रिड्यूस करना होता है। और ये डिल्टाइज़म जो है ना वो कार्डिक साइड में भी जा रही होती है और वो ब्लड पेरिफ्री में भी जा रही होती है। तो ये सीक्वेंस जो है वो ज़्यादातर ये सीक्वेंस ज़्यादा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ A 76-year-old man with uncontrolled hypertension is experiencing typical angina pain that is relieved with rest and sublingual nitroglycerin. He has a high blood pressure 178/92 millimeter of the mercury and a low heart rate 54 beats per minute, which is the most appropriate therapy for his angina at this time. अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि एक पेशेंट है जिसको जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है। अब उस पेशेंट को
स्टेबल यानी जो फर्स्ट वाली टाइप है टिपिकल एंजाइना हुई है, ठीक है, बट उसकी भी टिपिकल एंजाइना जो है हमने नाइट्रोग्लिसरीन से ट्रीट की तो वो ट्रीट हो गई, बट स्टिल ये पेशेंट जो है इसका ब्लड प्रेशर हाई है और इसका हार्ट रेट जो है वो लो है, तो इस पेशेंट के लिए आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन आता है रेनोलजीन। रेनोलजीन हम यहाँ पे फ़िलहाल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको आखिर में एंड के लिए रखते हैं, ठीक है। देन आता है वेरापेमिल। वेरापेमिल हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? देखें, ये जो पेशेंट है ना, इसका हार्ट रेट ऑलरेडी लो है, ठीक है, तो इसका हार्ट रेट लो है। और वेरापेमिल मैंने आपको पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो वेरापेमिल है वो मज़ीद कंडक्शन को वो डिक्रीज़ कर देगा, मज़ीद उसको ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन में लेके जाएगा। तो हार्ट रेट क्योंकि लो है तो हम वेरापेमिल को फ़िलहाल इसको यूज़ नहीं करेंगे। मेटोप्रोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर भी बेसिकली क्या करेंगे, फर्दर जो है वो हार्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एम्लोडिपिन। नेक्स्ट इज a 65-year-old male experiences uncontrolled angina attack that limit his ability to do household chores. He is adherent to a maximized dose of beta blocker with a low heart rate and low blood pressure. He is unable to tolerate an increase in isosorbide mononitrate due to headache, which is the most appropriate addition to his anti-anginal therapy. अब देखें यहाँ पे जो बीटा ब्लॉकर ये अंजाइना का पेशेंट है, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स का हमने मैक्सिमम डोज उसको दे दिया है, ठीक है। स्टिल बीटा ब्लॉकर के मैक्सिमाइज डोज देने के बाद भी उसको अनकंट्रोल्ड एंजाइना को फेस कर रहा है, ठीक है। देन आता है वो अब वो जो है ये पेशेंट आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट जो कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट है उसको फर्दर वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि नाइट्रेट्स का जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट आता है वो है हेडेक, ठीक है। तो उससे हेडेक भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, यानी आखिर में कौन सी थेरेपी हमारे पास बच जाती है जब बाकी थेरेपीज़ फेल हो जाएं? तो आंसर इज़ रेनोलजीन। अगर दूसरी थेरेपीज़ फेल हो जाएं तो हम लास्ट में सोडियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे नाइफिडिपिन और वेरापेमिल जो है ये दोनों आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। अब यहाँ पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि कंडीशन ऊपर मेंशन है क्वेश्चन में कि इसको लो हार्ट रेट है, इसका लो ब्लड प्रेशर है, तो हम ये वाली कंडीशन ये फर्दर जो है वो हम नहीं उसको चूज़ करेंगे, इनको चूज़ करेंगे। तो आंसर इज़ रेनोलजीन। Next question is a 62-year-old man with ischemic heart disease complains of angina pain that has been getting progressively worse over the past 30 minutes despite use of nitroglycerin. Which of the following is the best course of action? अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक पेशेंट इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ का पेशेंट है जिसको जो कि एंजाइना पेन की कंप्लेन कर रहा है। अब ये एंजाइना पेन जो है वो 30 मिनट से मज़ीद ये प्रोग्रेसिवली वर्स होता जा रहा है और ये पेशेंट जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन भी यूज़ कर रहा है। स्टिल ये पेशेंट की कंडीशन जो है ना वो ठीक नहीं हो रही और 30 मिनट से मज़ीद पेन वर्स होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप कौन सा एक्शन लेंगे? या आप इस पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन पे रख देंगे, या मेटोप्रोलोल इनिशिएट कर देंगे, रेनोलजीन इनिशिएट करेंगे, या रिफ़र हिम टू द नियरेस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट इवाल्यूएशन, या आप उसको रिफ़र करेंगे इमरजेंसी में ताकि उसकी सही तरह से इवाल्यूएशन हो सके। अब देखें ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम अपनी तरफ से ऐसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट वो ऑलरेडी नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है, वो उस पर सही तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही, तो हम लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट पे मूव ऑन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ना ही लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट पे मूव ऑन करेंगे, ना मेटोप्रोलोल यूज़ करेंगे, ना ही रेनोलजीन यूज़ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो अंजाइना में इस्कीमिया होती है वो ज़्यादातर 20 मिनट्स तक होती है, ठीक है।
बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 30 मिनट्स हो चुके हैं और स्टिल उसको इस्कीमिक कंडीशन है, उस स्टिल उसको अंजाइना का पेन उसका वर्स होता जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ना वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में पाई जाती है, सॉरी अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में पाई जाती है। ठीक है, अब इस अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ये हो सकती है क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम से फर्दर जो है वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो है ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी ड्रग हम सिंपली जो है उसको रेफ़र करेंगे ताकि उसकी इमीडिएट इवैल्यूएशन हो सके इमरजेंसी में। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which is correct regarding anti-anginal therapy in patients with heart failure with reduced ejection fraction। अब ये क्वेश्चन जो है वो गौर से सुनिएगा। एक पेशेंट है जो कि जिसकी एंटी एंजाइनल थेरेपी आपने डिसाइड करनी है, बट इस पेशेंट का हार्ट फेल हो चुका है और रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन भी उसका रिड्यूस्ड है। ठीक है, हार्ट फेलियर पेशेंट है। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब है कि आपका वेंट्रिकल कितना ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट कर रहा है। ठीक है एक बीट में, तो उसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो उस केस में आप उसके लिए उसी पेशेंट के लिए अंजाइना, उसी पेशेंट को अंजाइना भी है तो आप कौन सी एंटी एंजाइनल थेरेपी यूज़ करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स हैव बीन एसोसिएटेड विथ रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी। डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स शुड बी अवॉइडेड।